आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। आज देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार मेला लगेगा। प्रधानमंत्री सरकारी विभागों में नियुक्त किए गए 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश के कुल 37 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जुड़ेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री आज छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे। मिजोरम दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तुई चावंग में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दौरे के पहले दिन शुक्रवार को जेपी नड्डा ने दृष्टि पत्र जारी किया। आज झारखंड में बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन होगा। रांची के हरमू मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में तकनीक को बढ़ावा देने और नवोन्मेष को बढ़ाने पर चर्चा और भविष्य की तैयारियों की रूपरेखा रखी जाएगी। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G, 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। वहीं AI एप्लीकेशन, एज कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0 और इंडिया स्टैक को लेकर भी नई जानकारी मिली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य यही और अभी है। पीएम ने कहा कि स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में भी भारत के युवाओं का ही भविष्य होगा। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी भारतीय तकनीक, क्षमता और दक्षता को प्रदर्शित करने वाली है। इसमें यूपीआई की सफलता झलकती है तो कोविन का सामर्थ्य भी। यहाँ 5G का वर्तमान है तो 6G का भविष्य भी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि विकास का लाभ लोकतांत्रिक रूप से सभी को समान रूप से मिले। नई दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने एक और नई पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G लैब्स पहल सौंपी। ये एक नया इकोसिस्टम विकसित करने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं, 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है, जनधन मोबाइल और आधार की ताकत है, तब देश को विकसित होने के लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने तकनीक में बढ़ती देश की उपलब्धि और भविष्य के बारे में जहां बात की, तो वहीं उन्होंने 2014 से पहले की केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि तकनीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार किस तरह का रवैया अपनाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय ऐसे ही हालात थे और रीस्टार्ट का भी कोई फायदा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन भी किए। उन्होंने श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा किया और ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जानकी कुंड चिकित्सालय की नई शाखा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना 1968 में परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने की। श्री अरविंद भाई मफतलाल परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज से प्रेरित थे और उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद भाई मफतलाल स्वतंत्रता के बाद के भारत की अग्रणी उद्यमियों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट दौरे के दौरान तुलसी पीठ भी पहुंचे। उन्होंने कांच मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए। उन्होंने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 3 पुस्तकों यथा अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। इसकी स्थापना जगत गुरु रामानंदाचार्य ने वर्ष 1987 में की थी। तुलसी पीठ हिंदू धार्मिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशकों में से एक है।
प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा को लेकर देश में अपनाए जाने वाले विरोधी रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस भाषा की उपेक्षा करने वाले कभी फिर सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया। टिकट को लेकर पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी महाराणा प्रताप ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई से अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतना बौखला गए हैं कि भाषा की मर्यादा भी भूल गए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई से इतनी ही परेशानी है तो भ्रष्टाचार करना छोड़ क्यों नहीं देते। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार लूट करेगी तो संबंधित संस्था कार्रवाई जरूर करेगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के समय को लेकर सवाल उठा रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी जांच एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राशन घोटाले मामले में गुरुवार को ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक के घर छापे मारे थे। ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी वहां के व्यवसायी वकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद हुई। दरअसल रहमान को पिछले हफ्ते कैखाली स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान रहमान के घर से सरकारी दफ्तरों की मोहर लगी 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। आरोप है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस वक्त मलिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। सफर इंडिया के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एक्यूआई 286, नोएडा में 255 और गुरुग्राम में 200 है। प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने के बजाय दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। दिल्ली सरकार एक बार फिर पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार बताकर समस्या पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि पंजाब सरकार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी का दावा कर रही है। सरकार के मंत्री के मुताबिक पंजाब के मुकाबले हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली पहले पहुंचता है। भाजपा ने राज्य सरकार से बायो डिकम्पोजर समझौते पर सवाल पूछा। दरअसल डिकम्पोजर समझौता पंजाब सरकार ने दिल्ली के साथ किया था, जिसमें प्रदूषण से निजात पाने का उपाय सुझाया गया था। उधर हरियाणा सरकार ने पंजाब के दावे को खारिज किया है। राज्य सरकार के मुताबिक हरियाणा के मुकाबले पंजाब में 2 गुनी से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। हरियाणा सरकार के अधिकारी ने इसके लिए बाकायदा नासा का एक डेटा भी पेश किया। लुधियाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्टल, तेज धार हथियार, लूट की कार बरामद हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के रिश्वतखोरी का आरोप के मामले में महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आज आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 10 नवंबर 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के उथांडे स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उत्तीर्ण छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र दिए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इससे गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक करके देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे। राज्यपाल ने उन्हें केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजभवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर में बिटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में भाग लिया और 3 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बीएसएफ और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा ट्रेन को साबरमती स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड आरआरवीएल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 21.04% बढ़कर 2,790 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसकी परिचालन आय सितंबर 2023 तिमाही में 19.48% बढ़कर 68,937 करोड़ रुपए रही। शेयरधारकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड के सदस्य के रूप में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि 32 वर्षीय ईशा को आकाश को 98% से अधिक वोट मिले और 28 वर्षीय अनंत को रिलायंस बोर्ड में नियुक्ति के लिए 92.75% वोट मिले। दवाओं का कच्चा माल बनाने वाली कंपनी ब्लूजेट हेल्थ केयर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ को बोली के अंतिम दिन शुक्रवार को 7.95 गुना अभिदान मिला। प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर 1 घंटे का विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करेंगे। शेयर बाजारों ने आधिकारिक बयान में बताया कि सांकेतिक व्यापारिक सत्र शाम 6 बजे से 7:15 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें 15 मिनट का पूर्व कारोबार सत्र शामिल है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि ब्याज आय में सुधार के कारण सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ लगभग दोगुना होकर 3,511 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 380 करोड़ रुपए पर लगभग स्थिर रहा। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 377 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आने वाली तिमाहियों में 5G नेटवर्क शुरू करने और 4G सेवाओं का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश करेगी। सरकार ने हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय अवधि 6 महीने बढ़ाकर 5 अप्रैल 2024 तक कर दी है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि देश में सबसे बड़ा हीरा केंद्र अगले साल तक नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा और उसके लिए एक नीति तैयार है। त्योहारी सीजन के दौरान गेहूं एवं आटा की कीमतों में उछाल को थामने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की बिक्री के नियमों में परिवर्तन किया है। 1 नवंबर से बोलीदाता खुले बाजार में बिक्री योजना के माध्यम से अधिकतम 2 टन गेहूं प्रत्येक सप्ताह खरीद सकते हैं। भारत में आम का निर्यात अप्रैल से अगस्त तक 19% बढ़ा है। भारत ने वित्त वर्ष 24 के पहले 5 महीनों में 27,330.02 टन आम बेचे, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 22,963.78 टन था। इसकी तिमाही मारुति
सुजुकी का नेट प्रॉफिट 80% बढ़ गया है। गाड़ी की बेहतर बिक्री, कमोडिटी कीमतों में नरमी, लागत में कमी के प्रयासों और उच्च गैर परिचालन की वजह से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी आई है। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। इजराइल ने कहा है कि वह हमास के आतंकियों से निपटने के लिए गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि गाजा में आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए अमेरिका और अरब देशों ने इजराइल से ऑपरेशन में देरी करने का आग्रह किया है। अमेरिका समेत अन्य देशों ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल के इस कदम के बाद हमास उग्र हो सकता है और बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की हत्या भी कर सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों ने जगह जगह पर गाजा पट्टी में किए जा रहे इजरायली हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। एक वीडियो जारी करते हुए इजरायल सेना ने कहा कि उसने हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया और हमास के 9 सैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिसर में हमला किया। ब्राजील के प्रधानमंत्री लुला दा सिल्वा ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू गाजा पट्टी से लोगों को मिटाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। एक बयान में लुला ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने यूएन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वीटो शक्ति समाप्त करने की भी मांग की, ताकि बिना किसी बाधा के गाजा में प्रभावित लोगों तक तत्काल मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आशंका जताई है कि जेल में उन्हें धीमा जहर देकर उनकी जान लेने की एक और कोशिश की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया है। पाक अदालत ने गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पहली प्राथमिकी रद्द करने तथा जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाली इमरान खान की याचिकाएं खारिज कर दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा देश में आम चुनाव के समय को लेकर संदेह जताए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव को स्थगित करने का सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रपति अलवी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले साल जनवरी में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने कई प्रयास किए हैं, जिनमें पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को पत्र लिखना भी शामिल है। कृत्रिम मेधा यानी कि एआई के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस द्वारा घोषित एक नए वैश्विक सलाहकार निकाय में भारत के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नामित किया गया है। व्हाइट हाउस ने ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया की शुरुआती चरण में ही एक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज और अन्य आवश्यक यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर भारतीयों समेत हजारों विदेशी पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत ने एक बार फिर चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में लिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 26वां मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से मात दी। वहीं इस हार से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से। मुकाबला धर्मशाला में होगा। यह मुकाबला सुबह 10:30 बजे होगा शुरू। वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का दूसरा मैच नीदरलैंड बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। संगीता कुमारी की हैट्रिक की मदद से भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में शुक्रवार को
थाईलैंड को 7-1 से पराजित किया। यह टूर्नामेंट रांची में खेला जा रहा है। बैडमिंटन में महिला एकल SU5 श्रेणी में मुरुगेसन थुलासिमथी ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने फाइनल में चीन की यांग क्यूक्सिया को 21-19, 21-19 से हराया। बैडमिंटन में पुरुष एकल के SL4 श्रेणी में सुहास यतिराज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल में सुहास ने मलेशिया के खिलाड़ी को 3 गेम में शिकस्त दी। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F54 में भारत ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के प्रदीप कुमार ने जहां रजत पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं लक्षित ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की लॉन्ग जंप T64 स्पर्धा में धर्मराज सोलीराज ने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता पाई। धर्मराज ने 6.80 मीटर की कूद लगाई। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान नितिक जांगीर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महाराष्ट्र की तृप्ति माने ने रजत पदक और मणिपुर की P उमेश्वरी देवी ने कांस्य पदक जीता। कंगना रनौत की फिल्म तेजस रिलीज हो गई है। एक्ट्रेस ने फिल्म में वायुसेना अधिकारी का रोल निभाया है। फिल्म में वरुण मित्रा, अंशुल चौहान और आशीष विद्यार्थी ने प्रमुख किरदार निभाए। तेजस की शूटिंग के वक्त वरुण मित्रा ने कंगना के साथ काम करने का अनुभव बताते हुए कहा कि उनका एक्टिंग पर अच्छा होल्ड है। कंगना स्क्रीन पर आते ही कैरेक्टर में आ जाती हैं। टाइगर 3 के ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि टाइगर 3 की टिकटों की एडवांस बुकिंग की शुरुआत रिलीज से 1 सप्ताह पहले यानी 5 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। भारत के अलावा विदेशों में भी लियो का शानदार कारोबार रहा। लियो ने दुनिया भर में 468 करोड़ की बम्पर कमाई कर डाली है। इस कलेक्शन के साथ ही लियो ने 500 करोड़ के क्लब की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। चंदू चैंपियन में नजर आने वाले हैं एक्टर कार्तिक आर्यन। अभी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। ऐसे में एक्टर ने पुणे के एक गणेश मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का सोशल मीडिया पर लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मराठी लुक में नजर आ रही हैं। हाथ में लाल चूड़ियां, मराठी आउटफिट और माथे पर चांद बिंदी से में मलाइका का ये लुक बेहद शानदार लग रहा है। पॉपुलर गेम शो ताकेशी कैसल एक बार फिर वापसी कर रहा है। इस बार शो में जावेद जाफरी की जगह भुवन बाम कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। वो यूट्यूब की दुनिया में बीबी वाइन्स के लिए जाने जाते हैं। तारा सुतारिया की पहली OTT फिल्म अपूर्वा का फर्स्ट लुक सामने आया है। इस बीच अब डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट की सर्वाइवल थ्रिलर अपूर्वा का ट्रेलर भी मेकर्स की ओर से रिलीज कर दिया गया है। शिव रवेल की द रेलवे मैन वेब सीरीज को 18 नवंबर के दिन दुनिया भर में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। यह भोपाल गैस त्रासदी की कहानी से प्रेरित है, जिसमें बाबल खान अहम रोल निभा रहे हैं। प्राइम वीडियो ने नई वेब सीरीज PI मीना की घोषणा की है, जो क्राइम थ्रिलर है। इस सीरीज का निर्देशन देवलॉय भट्टाचार्य ने किया है। शो में तानिया मानिकतोला लीड रोल में नजर आएंगे, जो 3 नवंबर को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।